तो न्यूटन पर कूलम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन पर कूलम जो है ना वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, देखें। वोल्ट पर मीटर, अब वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? 1 जूल पर कूलम, यानी वर्क डन अगर 1 जूल का होगा बाय चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो हम कहते हैं 1 वोल्ट का वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। सो जाउल, वोल्ट क्या है? दैट इज जाउल पर कूलम, राइट जी, दैट इज जाउल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर्स अपनी जगह पे है। अब जाउल किसका यूनिट है? जाउल वर्क डन का यूनिट है। वर्क डन कहां से आता है? एफ इंटू डी आता है। एफ इंटू डी आता है। सो एफ है न्यूटन, डी का यूनिट है मीटर। तो जाउल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम डिवाइड बाय मीटर। सो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम ही आ जाएगा। या फिर इन अदर वर्ड्स, जो न्यूटन पर कूलम आया था उसको मैं जाउल पर कूलम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको मैं जाउल पर कूलम में भी कन्वर्ट, जो वोल्ट पर मीटर, जो जो न्यूटन पर कूलम आया था उसको मैं वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो न्यूटन पर कूलम था, ऊपर भी आप मीटर से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी आप मीटर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा जाउल। ठीक है, ये रह गया पर कूलम एंड, तो जाउल पर कूलम पर मीटर। तो जाउल पर कूलम क्या होता है? जाउल पर कूलम मैंने बताया कि वोल्ट के इक्वल होता है। सो वोल्ट का यूनिट होता है। अगर 1 जूल का वर्क डन हो बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। तो ये जाउल पर कूलम वोल्टेज बन जाएगा डिवाइडेड बाय मीटर है। सो वोल्ट पर मीटर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ये एनटीएस के टेस्ट के अंदर बहुत दफा पूछी गई है, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर बहुत दफा पूछी गई है, हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर बहुत दफा पूछी गई है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है जी। अच्छा, द फोर्स डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, एंड वो ये बताती है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, ठीक है, व्हेन इट मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज है ये, यही वजह है कि इसमें न्यूटन पर कूलम था। ठीक है, ऊपर भी तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 की है उसी से रिलेटेड है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज व्हेन इट मूव्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट उसका था। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करती हैं एंड नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस से हमेशा ये आउटवर्ड होती हैं, ठीक है जी, और नेगेटिव चार्ज के हमेशा ये इनवर्ड होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि नियर द चार्जेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फिर एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है कि जी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती जब आप बनाते हैं? मतलब मैंने कभी क्यों ऐसी क्यों नहीं कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन है, इस तरफ भी डायरेक्शन है, इस तरफ भी डायरेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पेपर ओरिएंटेड है, रिवाइज करा दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज करती हैं? तो पॉजिटिव से इमर्ज करती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। एंड दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती? वो इसलिए नहीं क्रॉस करती कि हमारे पास हमेशा क्या है कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। A thick wire will have high resistance, low resistance, no resistance, variable resistance, low resistance होती है इसकी। रीजन क्या है? देखिए रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो एल बाई। सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, या फिर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है। थिक वायर का मतलब क्या है? ग्रेटर एरिया, ग्रेटर एरिया, लार्जर एरिया। सो एरिया की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो फिर आपकी रेजिस्टेंस कम आ जाएगी, तो लो रेजिस्टेंस। यही वजह है कि जो हाई वोल्टेज अप्लायंसेज होती हैं या हाई वोल्टेज अप्लायंसेज होती हैं, ऐसी अप्लायंसेज जिनको ज्यादा पावर चाहिए होती है, उनसे थिक वायर यूज करते हैं, लाइक एयर कंडीशनर्स हैं, आयरन हैं, माइक्रोवेव हैं, एक्सेट्रा। ठीक है।
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स होता है। ओम की क्या डेफिनेशन है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पेयर का चार्ज फ्लो कर रहा हो तो रेजिस्टेंस जो वो फील करेगा 1 ओम की करेगा। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है, आर आ जाएगा V बाय आई। तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम्स की होगी, तो 1 ओम आ जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये एक टर्म यूज हुई हुई है रो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रो कहते हैं रेजिस्टिविटी को, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका ताल्लुक उस वायर की लेंथ या एरिया से नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है, एक और स्टूडेंट है लेट से आप में से, उनके पास भी एक वायर है, दोनों की वायर्स का एरिया सेम है, दोनों की वायर्स की लेंथ सेम है, बट जब हमने ओम मीटर से इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट की तो पता चला कि इसकी फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड सेकंड वायर की रेजिस्टेंस जो है वो लेस है। तो जब दोनों का एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों है? ये रेजिस्टिविटी की वजह से, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ द मटेरियल की, मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल की, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी। सिल्वर की डिफरेंट है, कॉपर की डिफरेंट है, गोल्ड की डिफरेंट है। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कंडक्टर, सेकंड बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, थर्ड बेस्ट है कॉपर। अब क्योंकि कॉपर अबंडेंट में है अर्थ में, तो ये वजह है कि हम प्योर कॉपर जितना ज्यादा होगा एक वायर के अंदर तो ज्यादा बेहतर करंट का फ्लो होगा वहां, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में ये बता दें कि रेजिस्टिविटी क्या चीज है। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टिविटी होता है, एंड रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस का भी पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वो कहता है वोल्टेज एंड करंट जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट, एंड इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जिनको आप कहते हो। तो पास पेपर्स में आई हुई है कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि आपकी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या चीज है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर वन। सेकेंडली, एक तो टेम्परेचर आपका चेंज होना चाहिए, सेकेंडली आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। क्वेश्चन 24 की तरफ मैं चलता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट पूछ ली। तो कहने स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो वैक्यूम में which of the following is a scalar quantum, मैंने बताया कि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के पोर्शन में, स्केलर कौन सा, इसमें से वेक्टर कौन सा, यूनिट पूछ लिया, डायमेंशंस पूछ ली, बेसिक फार्मूलाज पूछ लिए, एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन है ना। या 26 आगे आ रहा है, ये क्वेश्चन है बहरहाल विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी इसमें से वर्क है। वर्क वैसे भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो स्केलर क्वांटिटी आती है आपके पास। ये वजह है कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो जब मैं वेक्टर्स के आगे क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वहां पे याद रखना एफ डी कॉज थीटा। तो वर्क क्या है? एफ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डबल हो गया है तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज, तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो स्टैटिक का मतलब क्या है? एट रेस्ट, एट रेस्ट। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर है। तो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को डबल कर देंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्या है कि फोर्स है F, न्यू फोर्स में क्या है? K Q1 Q2 R। अब R की जगह पे नया डिस्टेंस आ गया है 2R, डबल कर दिया तो 2R का स्क्वायर करेंगे। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा होता है ना कूलम्स लॉ में, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये बनेगा K Q1 Q2 बाय 4R स्क्वायर, which can be written as 1/4 of K Q1 Q2 by R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल फोर्स है ना, जो कि ये थी ओरिजिनल, मैंने यहाँ पे जो मेंशन की हुई है ओरिजिनल फोर्स है ये।
तो न्यू फोर्स आ जाएगी एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ये जो ओरिजिन में यहाँ पे मेंशन है। तो न्यू फोर्स आ जाएगी एफ डैश इज इक्वल टू F/4। तो नई फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डबल करते हो तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी टू 1/4, 1/4 हो जाएगी। 1/4 को क्वार्टर भी कहते हैं, क्वार्टर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज। न्यूटन के जो तीनों लॉज है ना, मैं बता देता हूं उनको क्या कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्विकली ओवरव्यू में दे देता हूँ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी अनलेस अनटिल उस पे फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो अगर एक बुक है, मैं टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो वहीं पे पड़ी रहेगी अनलेस अनटिल को फोर्स लगा के आप उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बॉडी कंटिन्यू करती है अनलेस अनटिल उस पे फोर्स अप्लाई नहीं होती। सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। F इज इक्वल टू ma आ जाता है। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स को डील करता है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हर एक्शनल फोर्स का एक रिएक्शनल फोर्स होगी जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। बट एक बात याद रखना आप सब लोग, एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट बॉडीज पे होते हैं। जी हाँ, एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं होता, मुख्तलिफ बॉडियों पे होता है, डिफरेंट बॉडीज पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये वॉल है, लेट्स से ये एक वॉल है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। लेट्स से जी ये एक वॉल है, एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक वॉल मैंने ड्रॉ की, लेट्स से ये एक वॉल है, एक वॉल है ये, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक बॉल जो है ना वो आके हिट करती है। एक वॉल है जो कि इस वॉल को आके हिट करती है, तो बॉल क्या करेगी, वॉल पे फोर्स लगाएगी, तो वॉल पे फोर्स लगेगी, रिएक्शनल फोर्स बॉल पे होगी। ठीक है ना, सो बॉल के ऊपर जो है वो रिएक्शनल फोर्स होगी, याद रखना। तो बॉल ने आगे फोर्स लगाई इस वॉल पे, अब वॉल ने बॉल पे वापस फोर्स लगाई है। एक्शन हुआ है वॉल पे, रिएक्शन हुआ है बॉल पे, याद रखनी है आपके पास। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट बॉडीज में हैं। बहरहाल फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो कि रेजिस्ट करती है उसकी चेंज ऑफ स्टेट। So resistance, the property of the body due to which it resists in its change of state is known as inertia. And जितना ज्यादा mass होगा inertia भी उतना ज्यादा होगा। So inertia mass पे relate करता है। एक ट्रक है, वो अगर खराब हो गया एक जगह पे, बहुत सारे लोग मिलकर उसको पुश कर रहे हैं, धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि उसका mass ज्यादा है तो इसलिए उसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। एक हैचबैक, एक स्मॉल कार है, लेट्स से एक सुजुकी ऑल्टो है, उसको तो हो सकता है कि दो लोग भी इजीली धक्का लगा लें क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। रेस्ट में थी, हम उसको पुश करेंगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मैस कम है। जब मैस कम है तो इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है तो उसका मतलब है वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगी अपनी चेंज ऑफ स्टेट के अंदर। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होती है। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इसको मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूँ, तो अगर एक बॉडी है ना जो कि सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती है, एक्सेलरेशन तो चेंज होती है, तो उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करती है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। The work done in lifting a body is stored as, the work done in lifting a body is known as potential energy। तो वो स्टोर होता है in the form of potential energy, mgh कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। A transformer works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction के ऊपर जो है ये वर्क करता है।